Good morning students, welcome back. So today we are going to learn about electric fuse. हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक बल्ब देखा था. Today we are going to know as a electric fuse. इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में ओवरऑल बताऊँ तो ये एक ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद की बलि दे देता है. ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रिक फ्यूज को इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हो तो अप्लायंसेस खराब नहीं होते, फ्यूज खराब होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में वोल्टेज बढ़ गया या वोल्टेज कम हो गया या बिजली की कोई प्रॉब्लम हो गई तो फ्यूज अपने आप को पिघला देगा और टीवी है, फ्रिज है, बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं महंगे महंगे, वो सेफ रहेंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आम भाषा में बताऊं तो एक ऐसा दोस्त है जो अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्यूज. सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज किस तरीके के आते हैं. ये इलेक्ट्रिक फ्यूज बाइक है, बाद में ऑटोमोबाइल है, सारे व्हीकल्स हैं ना, उसमें इस तरीके के फ्यूज आते हैं. ठीक है, और जो आपके घर होता है उसके फ्यूज अलग तरीके के होते हैं. फ्यूज बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, बट ये काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. इन दोनों की तरफ यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल होता है. अगर आपका करंट बढ़ जाता है, कभी कभी होता है कि ऊपर सप्लाई से कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर करंट ज़्यादा आ गया, करंट कम आ गया, तो ये जो पतला सा वायर है ना उसमें से करंट ज़्यादा बहेगा तो ये अपने आप को पिघाल देगा और ये पिघलने की वजह से जो आपकी सर्किट है वो खुल जाएगी और बाकी अप्लायंसेस में ये जो बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं पहुंच पाएगी. इन शॉर्ट ये सर्किट को तोड़ देता है, काट देता है. अगर आपको फिर से सब कुछ स्टार्ट करना है तो इस फ्यूज को बदलना पड़ेगा. समझ में आया? तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज काम करता है. समझ में आया? इसी तरीके के पतले वायर होते हैं जो खुद बलिदान दे देते हैं, खुद पिघल जाते हैं ताकि बाकी सारा सामान सेफ रहे. ओके, तो चलो फ्यूज तो हमने देख लिया, अभी उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. ओके, although the heating effect of electricity is very useful for making different heating device. हमें पता है कि बिजली से पैदा होने वाली गर्मी के बहुत सारे इस्तेमाल है. इट ऑल्सो हैज़ इट्स शॉर्ट कमिंग्स, और बट उसके कुछ थोड़े बहुत छोटे से नुकसान भी है. If a large electric current flows through a circuit after a certain time, the heat generated from the electric current becomes so high that it can melt the conducting wire and damage the insulating wire coating. अच्छा, कभी कभी आपके घर में बिजली बहुत बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, आपका फ्रिज भी उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, आपका एसी भी ख़राब हो जाएगा, टीवी भी ख़राब हो जाएगा, और अगर आप खर्चा गिनोगे तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा. ठीक है, तो इन सभी को बचाने के लिए हम सर्किट में ही एक फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं. और ये फ्यूज़ इतना नाजुक होता है कि जो रेगुलर करंट है उसी पे वो काम करता है. अगर उससे ज़्यादा करंट बढ़ा तो वो अपने आप को पिघाल देगा और उसके पिघलने की वजह से इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गई तो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बिगड़ेंगे नहीं. फ्यूज़ आता है 5 रुपये से लेके 10 रुपये से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का. तो एक 100 रुपये की चीज़ की वजह से आपका 1.5 लाख का नुकसान बच सकता है. कभी कभी अगर फ्यूज़ ना हो ना घर में तो घर में आग भी लग जाती है. क्यों? क्योंकि वायर गर्म होने लगेंगे और वायर उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग आता है, आपने देखा है. वो प्लास्टिक कोटिंग जलता तो नहीं बट धुआं बहुत करता है. ठीक है, और वो धुआं इतना जहरीला होता है कि लोग बेहोश भी हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो वायरिंग है, अगर वो खुला हुआ वायरिंग है तो वो स्पार्क करता है. ठीक है, और स्पार्क की वजह से कपड़ा हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी चीज़ें जलने लगती है, और कोई भी एक चीज़ जली तो बाद में पूरे घर में आग भी लग सकती है. तो फ्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए. द वायर में इवन कैच फायर, यहाँ तक कि कुछ वायर आग भी पकड़ लेते हैं. अगर आपने सस्ते वायर इस्तेमाल किए हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं. It can also cause permanent damage to the parts and insulation in the appliances due to overheating. इसके साथ ही साथ
वो आपके महंगे इंस्ट्रूमेंट को भी खराब भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि परमानेंटली उसको बिगाड़ भी सकते हैं। टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए अ सेफ्टी डिवाइस कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड। ठीक है, इन सब से सारे इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। It is interesting to know that working of an electric fuse is based on the heating effect of an electric current। ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो फ्यूज है वो भी दूसरे अप्लायंसेस की तरह गर्मी पे ही काम करता है। An electric fuse consists of a thin wire with a low melting point। यहाँ पे जो वायर हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूज के अंदर वो बहुत ही पतला होता है और उसके साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलने वाला तापमान बहुत ही कम होता है। लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और सम एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। उस वायर पे या तो हम कॉपर इस्तेमाल करते हैं या तो सिल्वर इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं या फिर टिन और लेड का मिश्र धातु अलॉय इस्तेमाल करते हैं। इन सब के इस्तेमाल करने से और वायर बहुत पतला होने की वजह से आराम से पिघल के टूट सकता है और हमें यही चाहिए। द फ्यूज वायर कैन विथस्टैंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट। ये फ्यूज का जो वायर है वो कुछ करंट के लिमिट वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल करंट जो होता है वो एम्पियर में होता है, तो इसके ऊपर ना अलग अलग कोडिंग लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, अलग अलग 1 से लेकर 10 तक एम्पियर के वाले टैग वाले फ्यूज आपको मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप 2 एम्पियर का फ्यूज लगाते हो तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वो उसको बहने नहीं देगा। उससे ज़्यादा बिजली आई तो वो फ्यूज डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, ताकि सभी अप्लायंसेस बच जाए। तो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रख के अलग अलग फ्यूज लोग इस्तेमाल करते हैं। इफ द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट एक्सीड्स दिस लिमिट, अगर वो उस लिमिट को क्रॉस करेगा, द हीट जनरेटेड कॉज द फ्यूज वायर टू मेल्ट, तो गर्मी जो पैदा होगी फ्यूज के अंदर वो उस वायर को पिघला देगी एंड ब्रेक ऑफ, और वो वायर टूट जाएगा। दस द सर्किट इज ब्रोकन, जिसकी वजह से सर्किट खुल जाएगी, टूट जाएगी, एंड द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स, और बिजली बहना भी बंद हो जाएगा। दिस इन टर्न प्रिवेंट्स फर्दर डैमेज टू द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आगे जाके इलेक्ट्रिक सर्किट में होने वाले डैमेज को बचा लेता है, अपने आप की कुर्बानी दे देता है। अवॉइड्स फायर ड्यू टू ओवरहीटिंग, यहाँ तक कि आग लगने के चांसेस को भी कम कर देता है। एंड प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर परमानेंट डैमेज, और महंगे महंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को भी बचा लेता है। ठीक है। As the fuse melt and breaks off during its operation, it cannot be used again and needs to be replaced। एक बार अगर ये फ्यूज टूट गया तो उसको हम दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू अ सर्किट ड्यू टू 2 रीजन्स। ऐसा क्यों होता है कि वायर में करंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है? ऐसा 2 कारणों की वजह से होता है। पहला है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब 2 वायर कहीं जगह पे मिक्स हो गए, फेज वायर और न्यूट्रल वायर मिक्स हो गया, या किसी को शॉक लग गया, या फिर हाँ इसी कई रीज़न से 2 वायर अगर मिक्स हो गए तो शॉर्ट सर्किट होगा, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग बढ़ जाएगी। दूसरा है ओवरलोडिंग, जहाँ से बिजली आ रही है वहीं से कुछ गड़बड़ हो गई, खंभे गिर गए या फिर बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, ऐसे सारे रीज़न की वजह से ओवर हीटिंग या फिर ज़्यादा करंट आ जाता है। ठीक है। और शॉर्ट सर्किट की बात करें, और शॉर्ट सर्किट ऑकर्स कब होता है? शॉर्ट सर्किट व्हेन 2 वायर्स कैरिंग करंट कम डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू द लॉस ऑफ इंसुलेशन फ्रॉम वायर्स। आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर कोटिंग होता है, अगर वो कोटिंग निकल गया है और 2 पॉजिटिव वायर्स, 2 लाइव वायर्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। मिक्स्ड अप वायर एंड लूज कनेक्शन कैन आल्सो लीड टू शॉर्ट सर्किट। बहुत सारे वायर मिक्स्ड हो गए हैं और कनेक्शन चला जाता है तो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लगती है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की वजह से स्पार्क्स होते हैं।
ओवरलोडिंग कब होता है, कैसे होता है? ओवरलोडिंग occurs when too many devices are connected to the same power point। अगर आप एक ही प्लग से बहुत सारे कनेक्शंस लेते हो, मान लो आपके पास एक ही बोर्ड है और एक बोर्ड में से बहुत सारे आप प्लग एडेप्टर जो चार्जर पॉइंट होते हैं उस एक ही पॉइंट में आपने 3-4 लगाए कनेक्शन लगा के, तो ऐसे वक्त में क्या होगा कि उसके ऊपर लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने का मतलब होता है ओवरलोड होना। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फ्रिज, ओवन, मिक्सचर, टोस्टर, ये देखो सारी कैसी हैं, ज़्यादा पावर खींचने वाली आइटम्स हैं, उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी कैसे चाहिए, ज़्यादा चाहिए। आर कनेक्टेड टू अ सिंगल प्लग पॉइंट इन अ हाउस होल्ड सर्किट, उसको आपने एक ही बोर्ड में सभी को लगा दिया। एक बोर्ड में चाहे आप एडेप्टर बढ़ा दो बट उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती, तो वो क्या करने लगेगा, हीट करने लगेगा, गर्म होने लगेगा, ओवरलोड होने लगेगा। Nowadays we can connect the some other safety devices like miniature circuit breaker MCB। अभी हम इन सभी चीज़ों से बचने के लिए घर में बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, जिसमें से एक है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक तरीके की स्विच होती है जो शॉर्ट सर्किट होने पे या ओवरलोडिंग होने पे बंद हो जाती है, बाद में उसको आपको ऑन करना होता है। इन एडिशन टू और एज एन ऑल्टरनेटिव टू द फ्यूजेस, फ्यूजेस की जगह पे आप एमसीबी को इस्तेमाल कर सकते हो। फ्यूजेस आपको हर बार बदलने पड़ेंगे, जबकि एमसीबी आपको बदलनी नहीं पड़ेगी, वो ट्रिप हो जाती है। ट्रिप हो जाना मतलब बंद हो जाती है, उसको फिर से बस स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो चेक पोस्ट की बात कर लेते हैं। चेक पोस्ट की क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, व्हाट इट इज। ओके, द थिन वायर इनसाइड द बल्ब इज नोन एज, बल्ब के अंदर जो पतला सा वायर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बल्ब ये रहा, उसके अंदर पतला वायर ये रहा, उसको हम बोलते हैं टंगस्टन फिलामेंट। क्या बोलते हैं, टंगस्टन फिलामेंट। तो पहले का आंसर हो गया टंगस्टन फिलामेंट। सेकेंड, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन डैश सर्किट, बिजली कौन सी सर्किट में से नहीं बह सकती, तो आपको बोलना है ओपन सर्किट, खुली हुई सर्किट में से बिजली नहीं बह सकती। तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन। थर्ड, डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ अ वेरी हाई करंट सडनली पासिस थ्रू इट। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो डैमेज को बचाता है अगर बहुत ही ज़्यादा करंट सर्किट में से पास होने लगे। अभी हमने पढ़ा इट इज़ अ फ्यूज। फोर्थ, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू डैश एनर्जी। हीटर जो होता है वो बिजली वाली ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदल देता है, गर्मी में बदल देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हीट एनर्जी। तो ये चारों चार हमारे हो गए। आगे बढ़ते हैं एमसीबी पे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसकी हमने अभी फिलहाल बात की है कि नहीं। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इस तरीके का एक सिस्टम होता है जो शायद आपने अपने घर में देखा ही होगा। कोने में लगा हुआ होगा और जहाँ से वायर आ रहा है दरवाजे के पास ही कहीं पे होगा, आप देखो। और जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हो जाता है ये स्विच नीचे हो जाती है, ये सारी जो स्विच है वो नीचे हो जाएगी। बाद में आपको क्या करना है, जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके या स्विच बंद करके उसको फिर से ऑन कर देना है। और अगर ये बार बार नीचे हो रही है तो आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो एमसीबी के बारे में बात करते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, छोटा सर्किट को तोड़ने वाला। एमसीबी इज अ स्विच, एक तरीके की स्विच है विच ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ, जो खुद ब खुद बंद हो जाती है इन केसेस ऑफ ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग होने पे या शॉर्ट सर्किट होने पे अपने आप ये खुद को बंद कर लेता है। प्रोटेक्ट्स द सर्किट, जिसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट बच जाते हैं। एन एमसीबी इज बेटर ऑल्टरनेटिव टू अ फ्यूज सिंस इट डज नॉट रिक्वायर अ रिप्लेसमेंट। एमसीबी फ्यूज से इसलिए बेहतर है क्योंकि इसको बारी बारी बदलना नहीं पड़ता। Unlike a fuse, an MCB can be easily reset just by lifting of the switch after fault is fixed. फ्यूज की तरह ना हो के MCB को आसानी से फिर से ऑन किया जा सकता है जब भी आपका जो भी फॉल्ट है इलेक्ट्रिसिटी का उसको ठीक होने के बाद, ठीक होने से पहले नहीं। अगर आपकी स्विच बंद हो जाती है तो आपको सजेशन यही है कि घर के जितने भी
ओवरलोडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, इन सभी को आप पहले बंद कर दीजिए, बाद में स्विच को ऑन कर दीजिए, मतलब ऊपर कर दीजिए। उसके बाद बारी बारी से सभी को स्टार्ट कीजिए। फ्रिज को स्टार्ट कीजिए, अगर फ्रिज को स्टार्ट करने के बाद ये स्विच ऑन ही रहती है तो फ्रिज वाली स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप करिए एसी ऑन करिए। एसी ऑन करते वक्त ये स्विच ऑफ नहीं हो रही, मतलब एसी में भी प्रॉब्लम नहीं। टेलीविज़न करिए, जो ऑन करने से ये स्विच बंद हो जाए, मतलब नीचे हो जाए, तब जाके उस इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है ऐसा समझिए, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, उसको फिक्स करवाइए। फॉर एग्जांपल टीवी आपने ऑन किया और ये स्विच ऑटोमेटिक बंद हो गई, तो समझिए कि टीवी का जो बोर्ड है वहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्विच ऑफ हो जाती है। ठीक है। Besides producing in heat in medium, a current passing through shows other effects like magnetic effects. अच्छा चलो, सिर्फ गर्मी प्रोड्यूस करने के अलावा बिजली बहने से एक और चीज़ भी होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। बिजली बहने से मैग्नेटिक ताकतें, चुंबकीय ताकतें भी प्रोड्यूस होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी कैन गिव, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग इलेक्ट्रिसिटी कैन गिव। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व कैसे किया गया था उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं इसको पूरा ही एक बार समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई डाउट ही ना रहे। मैं चाहता हूँ कि इस फिगर को आप ध्यान से देखें। आप सभी ने कंपास तो देखा होगा। कंपास मतलब आपके पेंसिल रबर वाला नहीं, कंपास मतलब जो डायरेक्शन दिखाता है। जिसमें रेड होता है वो ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है, और जो ब्लू होता है वो ऑलवेज साउथ डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, रेड नॉर्थ दिखाता है, नॉर्थ के ऑपोजिट होता है साउथ, राइट साइड पे होता है ईस्ट, और लेफ्ट साइड पे होता है वेस्ट। तो नॉर्थ आगे, साउथ पीछे, ईस्ट राइट साइड पे, और वेस्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे। इस तरीके से कंपास होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो कंपास जो है ना वो मैग्नेटिक स्ट्रिप से बना हुआ होता है, मतलब एक बहुत ही पतला मैग्नेट होता है, उसको एक नीडल के ऊपर लगाया जाता है, तो वो क्या होता है, ऐसे घूमता रहता है। हाँ या ना? तो वो हमारे अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसको अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स अर्थ का नॉर्थ पोल इस पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो एक ही डायरेक्शन में वो नॉर्थ दिखाएगा। समझ में आया? ठीक है। पर ये जो कंपास है ना, अगर उसके नज़दीक कोई मैग्नेट लेके जाते हो तो वो कंपास ना बहरा जाता है, घूमने लगता है, क्योंकि वो एक्चुअल नॉर्थ और मैग्नेट वाले नॉर्थ में कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं? तो ये जो कंपास है उसको डिफ्लेक्ट कौन करता है? ओरिजिनल मैग्नेट, है कि नहीं? क्योंकि ओरिजिनल मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक पावर्स हैं। यस और नो? ठीक है। ओके, so this deflection is only possible when another magnet is been around. कंपास का डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब दूसरा कोई मैग्नेट उसके आसपास हो। ठीक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। अभी इस कंपास को मैं उठा लेता हूँ और आपका जहाँ पे भी वायर्स है ना, मतलब घर पे जहाँ जहाँ पे वायर है उसके नज़दीक लेके जाता हूँ। समझ में आया? आपके घर में जहाँ जहाँ पे आपको वायर दिख रहे हैं ना, उस वायर के नज़दीक कंपास को लेके जाओ, तो व्हाट डू यू सी? आप देखोगे कि कंपास की जो नीडल है ना वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अभी आप सोचोगे कि सर आपने तो बताया कि सिर्फ मैग्नेट आसपास हो तभी ये डिफ्लेक्ट होती है, तो वायर के पास तो कहीं मैग्नेट है नहीं, तो फिर ये क्यों डिफ्लेक्ट हो रही है? ये इसलिए डिफ्लेक्ट हो रही है कि जब भी कंडक्टर में से बिजली पास हो रही हो, वो सिर्फ गर्मी को प्रोड्यूस नहीं करता, साथ ही साथ वो मैग्नेटिज्म को भी प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिज्म को भी प्रोड्यूस करता है। आपको ये इफेक्ट अगर ज़्यादा अच्छे से देखना है तो आप क्या करो, स्विच को ऑन ऑफ करो। फॉर एग्जाम्पल पंखे के वायर के पास अगर ये कंपास आप लेके जा रहे हो और आपको डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं दे रहा, तो पंखे के स्विच को ऑन और ऑफ करो। तो जब भी आप इसको ऑन और ऑफ करोगे इसका डिफ्लेक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा, तो आप उसको आराम से देख पाओगे और आपको पता चलेगा कि वायर में बिजली बहने की वजह से मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरी एक्टिविटी है, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। चलो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं, इसको क्या है कैसे है। Make a simple electric circuit by connecting two ends of a electric wire to the terminals of a battery through a switch। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हम लैब में ही बनाएंगे जिसमें बैटरी के साथ एक बल्ब लगा देंगे अगर आप चाहो तो, ठीक है, और एक स्विच लगा देंगे और एक कंपास ले लेंगे। स्विच ऑन द करंट एंड ब्रिंग अ कंपास नियर द सर्किट। आप जब स्विच ऑन करोगे और कंपास को किसी भी वायर के नज़दीक लाओगे, you will observe that the needle of the compass gets deflected when brought near to the wire। आप देखोगे कि कंपास की जो नॉर्थ वाली नीडल है वो या तो उससे नज़दीक या तो उससे दूर जा रही है। Now put the switch it off in the position, the compass will come back to its original position। जब आप स्विच को ऑफ कर दोगे तो कंपास अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा। Repeat the same activity with the compass and a bar magnet instead of the electric circuit। इसी को आप सर्किट निकाल दो पूरा और मैग्नेट से करो, तो मैग्नेट में भी सेम ही चीज़ हो रही है। तो यू विल फाइंड दैट द बोथ केसेस कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। दोनों ही केसेस में कंपास की जो नीडल है वो अपनी जगह से हिल रही है। दिस प्रूव्स दैट व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इट बिहेव्स इन द सेम मैनर एज बार मैग्नेट। तो ये साबित करता है कि जब भी आप कंडक्टर में से बिजली को फ्लो करते हो तो वो बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है। दैट मीन्स वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूज टू पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक बट नॉट इन द एब्सेंस ऑफ द करंट। इस एक्टिविटी से ये चीज़ साफ हो जाती है कि जब तक बिजली शुरू रहती है, जब तक स्विच ऑन रहती है, तब तक ही वायर मैग्नेट की तरह बन जाता है। अगर स्विच बंद हो जाती है तो उसका मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाता है, उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। समझ में आया? वेरी गुड। सो व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ वायर, जब भी किसी वायर में से बिजली बहती है, द वायर स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, तो वो वायर खुद को एक मैग्नेट मानने लगता है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, बिजली की वजह से मैग्नेट बनना। दस एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक अ मैग्नेट। इसी वजह से हम बिजली का इस्तेमाल मैग्नेट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द साइंटिस्ट हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। इस इफेक्ट को सबसे पहले एक वैज्ञानिक ने देखा था जिनका नाम था हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले बिजली की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेट को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट से हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है और 12th क्लास तक इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अभी से आप पढ़ रहे हो बट 12th तक ये सारी चीज़ें आपको आएगी, तो इसको एक ही बार में सही से समझ लो। ओके, आज के लिए इतना ही। आपका काम यह है कि यहाँ तक यू हैव टू रीड अ लेसन ट्वाइस, 2 बार रीड अलाउड, जोर जोर से पढ़ना है। ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ नेक्स्ट क्लास। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।